हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र वर्मा स्वागत करता हूं आपका माई एनिमल स्टडी चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लेकर आए थे 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान के बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर उठाया था अपन लोगों ने लेसन नंबर 8, जिसमें अपन लोग ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो ठोस अवस्था जो चैप्टर था अपना, ये 3 नंबर का चैप्टर है। आज अपन बात करेंगे, थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अपन ये चर्चा तो कर रहे थे। अब हम आगे बात करते हैं। आगे बात करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ठोस के गुणधर्म के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। फिर मैंने लास्ट में चर्चा ये की थी कि ठोस होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो मैंने क्रिस्टलीय बोला था, दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था अक्रिस्टलीय। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार। ठीक है बच्चों, ठोसों के प्रकार की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है ज्यामिति के आधार पर। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर, यानी कि ठोसों को स्ट्रक्चर ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं भाई? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो मैं कहूंगा क्रिस्टलीय ठोस। कौन सा कहूंगा? क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा मैं कहूंगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है बच्चों, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ज्यामिति के आधार पर जो ठोस होते हैं वो ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है, जिनके बारे में मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर डिटेल से बात कर ली थी। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं आणविक बलों के आधार पर। किसके आधार पर? आणविक बलों के आधार पर। ठीक है बच्चों, किसके आधार पर चर्चा करेंगे अपन? आणविक बलों के आधार पर। बच्चों, आणविक बलों के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के ठोस होते हैं। सबसे पहले मैं ठोस की चर्चा करूं तो वो ठोस कहलाता है अपना आयनिक ठोस। कौन सा ठोस होता है? आयनिक ठोस होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जो ठोस की अगर मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से तो वो अपना होगा आयनिक ठोस। ठीक है, दूसरा अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो वो कहलाएगा अपना धात्विक ठोस। कौन सा ठोस कहलाएगा? धात्विक ठोस। ठीक है, तीसरा अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो वो कहलाता है सहसंयोजक। कौन सा ठोस है? सहसंयोजक ठोस। ठीक है, या मैं इसको नेटवर्क ठोस के नाम से जानता हूं, नेटवर्क ठोस। ठीक है बच्चों, और चौथा अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो वो कहलाता है अपना आणविक ठोस। कौन सा ठोस होता है? आणविक ठोस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बात विशेष ध्यान देना, अपन बात कर रहे हैं आणविक बलों के आधार पर। बच्चों, ठोसों की चर्चा कर रहे हैं तो ठोसों में सबसे पहले एक बात तो मैंने आप लोगों को जब क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय या ठोसों के गुणधर्म की बात की थी तब मैंने आप लोगों को यह कहा था कि ठोसों में या तो अणु हो सकता है, या परमाणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। यही मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ठोसों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं आणविक बलों के आधार पर। तो आणविक बल में मैंने कितने टाइप बता दिए थे? 4 बता रहा हूं। पहला कौन सा बता रहा हूं? आयनिक ठोस बता रहा हूं, यानी कि आयनिक ठोसों के अंदर आयन मिलकर ठोसों का निर्माण कर रहे हैं। और बच्चों, आयन तो कितने होते हैं? 2 होते हैं, या तो होगा पॉजिटिव या फिर कौन सा होगा? नेगेटिव। यानी कि इसको तो बोलेंगे धनायन, अरे इसको क्या बोलेंगे? ऋणायन बोलेंगे। तो आयनिक ठोस धनायनों और ऋणायनों से मिलकर बने होते हैं। पहली बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी बात में कौन सी बात करेंगे पर आयनिक ठोसों में? दूसरी बात, अगर धनायन और ऋणायन मिलकर आयनिक ठोस का निर्माण करेंगे तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कैसा रहेगा? परबल रहेगा। इसका मतलब ये कैसे रहेंगे? कठोर होंगे। कैसे होंगे? कठोर। लेकिन मैं प्रकृति की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं? मैं प्रकृति की चर्चा करूं तो वह प्रकृति कौन सी रहेगी? भंगुर प्रकृति के रहेंगे। कौन सी प्रकृति के रहेंगे? भंगुर। तो बताओ बच्चों, आयनिक ठोस किस प्रकृति के होते हैं? भंगुर। और वैसे कैसे है? ठोस है। कैसे है? ठोस। ठीक है बच्चों, अगली बात करता हूं आप लोगों से। ठीक है, अगली बात में क्या करूंगा कि भाई आयनिक ठोस होते हैं ना, भाई कौन से ठोस है? आयनिक ठोस। ठीक है, आयनिक ठोस होते हैं ना, इनका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। ठीक है, आयनिक ठोसों का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों से अगला पॉइंट की अगर बात करूं तो आयनिक जो ठोस होते हैं ना वो धारा का चालन नहीं करते हैं। किसका चालन नहीं करते भाई? धारा का चालन नहीं करते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फ्री आयन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये किसका चालन नहीं करते हैं? धारा का चालन नहीं करते हैं। यानी कि ये मैं ये कह सकता हूं कि ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? कुचालक या अचालक कह सकता हूं, ठीक है बच्चों। लेकिन मान लो मैं इसको गलित अवस्था में लेकर आ जाऊं, कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में, ठीक है। यानी कि आयनिक ठोसों को मैं गलित या लिक्विड फेज के अंदर लेकर आता हूं तो इनके अंदर फ्री आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये धारा का क्या करेगा? चालन करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसके क्या हो गए? आयनिक ठोसों के क्या हो गए? गुणधर्म हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल की मैं आप लोगों से चर्चा कर लूं तो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl की बात कर लूं, KCl की बात कर लूं, H2SO4 की बात कर लूं, ये जितने भी होते हैं Na2SO4 वगैरह, ये सारे के सारे कैसे ठोस कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं। कैसे ठोस कहलाते हैं? आयनिक ठोस कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी में आप लोगों से चर्चा करेंगे अपन धात्विक ठोसों की। किसकी चर्चा करेंगे अपन? धात्विक ठोसों की। बच्चों नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार के ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? धातुओं से। इस प्रकार के ठोस किससे मिलकर बने होते हैं? धातुओं से मिलकर बने होते हैं, पहली बात, ठीक है बच्चों। यानी कि धात्विक ठोस धातुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब अगले गुण की मैं आप लोगों से बात करूं, धातुओं के बारे में छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा था कि धातु और अधातु के अंदर अंतर स्पष्ट किया था। क्या स्पष्ट किया था भाई? अंतर, ठीक है। आप लोगों ने यह पढ़ा था कि धातु होती है विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। अधातु होती है विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन आप लोग ये भी पढ़ा था आप लोगों ने कि जब धातु विद्युत की सुचालक होती है, क्यों होती है, क्या कारण था? तो उसका कारण आप लोगों ने क्या पढ़ा था? कि आपने ये पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण धातुएं विद्युत की कैसी होती हैं? सुचालक होती है, ठीक है बच्चों। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसमें? धातुओं में। इसका मतलब वो किसकी चालक होती है? विद्युत की चालक होती है। करेक्ट बात, ठीक है। अब धातु मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत की चालक है, इसका मतलब धात्विक ठोस भी किसके चालक होगी? विद्युत के चालक होगी। तीसरी बात, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुओं में क्या पाई जाती है? धात्विक चमक पाई जाती है। उसका कारण क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये कह सकता हूं कि धात्विक ठोस कैसे होते हैं? चमक प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन होते हैं। धात्विक ठोस चमक प्रदर्शित करते हैं या रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त किसके कारण होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण, ठीक है बच्चों। मैं क्या कह सकता हूं कि भाई जितनी भी धात्विक ठोस होते हैं वो चमकशील होते हैं, चमकीले होते हैं, ठीक है। अगर उसका कोई ना कोई रंग होता है, वो रंग किसके कारण होता है? धातु के अंदर प्रेजेंट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। एक आप लोगों ने धातु के बारे में आगे का गुणधर्म ये पढ़ा होगा, धातु में आघात वर्धनीयता होता है। कौन सा वर्धनीयता होता है? आघात वर्धनीय, यानी कि धातु को पीटो चादर के रूप में तैयार कर लो। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि धातुएं होती हैं, ठीक है, उनमें तन्यता का गुण होता है, यानी कि धातु को खींचो और एक पतला तार के रूप में उसको तैयार कर दो। तो ये सारे के सारे किसके गुण हैं? धातुओं के, जो किसमें पढ़ रहे हैं अपन? धात्विक ठोसों में। फॉर एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जितने भी धातुएं होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से सिल्वर की बात कर ली, ठीक है। किसकी बात कर ली मैंने? सिल्वर की बात कर ली, एल्यूमिनियम की बात कर ली, सोडियम की बात कर ली, ठीक है। ये सारे के सारे किस प्रकार के हो सकते हैं? धात्विक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये धात्विक ठोसों के निर्माण में सहायक होते हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी? सहसंयोजक ठोसों की। किसकी बात करेंगे? सहसंयोजक ठोसों की बात करेंगे, या इसको कहेंगे नेटवर्क ठोस। कौन सा ठोस कहेंगे? नेटवर्क ठोस। अब इसके शब्दों से खेलते हैं अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। शब्दों को देखते हैं। सहसंयोजक नाम से पता चल रहा है कि कोई ना कोई किसी ना किसी से साझा कर रहा है। साझा करने वाला सहसंयोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सहसंयोजी। फॉर एग्जांपल की मैं आप लोगों से बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा?
कार्बनिक रसायन का नाम सुना होगा। चलो कार्बनिक रसायन का नाम सुना होगा, उसमें कार्बन के बारे में आप लोगों ने चर्चा की होगी। किसके बारे में चर्चा की होगी? कार्बन के बारे में चर्चा की होगी। प्यारे बच्चों, कार्बन के बारे में अगर आप लोगों ने चर्चा की है तो सबसे पहले कार्बन के एक गुणधर्म की आप लोगों ने चर्चा की होगी कि कार्बन होता है, उस कार्बन का एक मुख्य गुण होता है, और वो मुख्य गुण कौन सा होता है? संकलन का। ध्यान देना, कार्बन में जो एक मुख्य गुण होता है, वो मुख्य गुण कौन सा होता है? संकलन का गुण होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कार्बन होता है, इसके कार्बन के बाह्यतम कोश में इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये कोई भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, या फिर किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि हर कंडीशन में या तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि साझा कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये किसी अन्य परमाणु के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो बताओ इसका आकार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो मैं ये क्या कह सकता हूं कि संयोजक, ठीक है, या नेटवर्क ठोस, कौन सा ठोस? नेटवर्क ठोस, ये क्या करते हैं कि एक विशाल अणु का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये किस प्रकार के अणु बनाने का कार्य करते हैं? विशाल अणु बनाते हैं। और कौन सा अणु बनाते हैं? विशाल अणु, ठीक है प्यारे बच्चों, किसका निर्माण कर रहे हैं? विशाल अणु का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की आप लोगों से चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा हीरा, नाम सुना है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, ठीक है, और आप लोगों ने नाम सुना होगा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, इनका नाम सुना होगा। चलो अपन बात करते हैं, इस हीरे शब्द से आप लोग जानकार हैं, ठीक है। कैसे? आप लोग जानते हो कि कार्बन होता है, उस कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ठीक है। उनमें से कितने अपरूपों की चर्चा कर रहा हूं? 2 की, ठीक है। यानी कि मैं हीरे की आप लोगों से बात करता हूं तो इसके कई सारे गुण होते हैं। पहला गुण तो यह होता है कि एनवायरनमेंट में प्रकृति का वर्तमान समय तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ क्या है? आपका हीरा, am I right? यानी कि प्रकृति में वर्तमान समय का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ की अगर चर्चा करूं तो वो क्या कहलाएगा? हीरा कहलाएगा, ठीक है। ये हीरा विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है, ठीक है। ये हीरा कांच को काटने में काम में आता है, किसको काटने में? कांच को काटने में। ध्यान रखना, हीरे की अगर मैं ज्यामिति देखूं तो ज्यामिति में जो कार्बन था उस कार्बन का संकरण होगा sp3, कैसा होगा? sp3 संकरित अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये किसकी चर्चा होगी? हीरे की। बात करते हैं ग्रेफाइट की, किसकी होता है? ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या होता है? ये भी कार्बन का अपरूप होता है, किसका अपरूप होता है? कार्बन का, ठीक है। लेकिन ये ग्रेफाइट होता है ना, ये विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, ठीक है। और ये विशेषतः चमकीला भी होता है, और इसमें अगर मैं कार्बन के स्ट्रक्चर की बात कर, संकरण की बात करता हूं तो वो कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिड होता है। कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिड होता है। तो आप लोगों को संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस में एक ही बात ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के ठोस एक बड़े विशाल अणु का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल हीरा और ग्रेफाइट। ध्यान रखना कि जनरल नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है बच्चों। अब अपन बात करेंगे आणविक ठोस की। किसकी बात करेंगे? आणविक ठोस की। अब देखो नाम से पता चल रहा है आणविक ठोसों के अंदर अणु पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अणु, ठीक है। आणविक ठोस में कौन भाग लेगा? अणु भाग लेगा। पहली बात तो ये हो गई कि इसके अंदर कौन काम में आता है? अणु काम में आएगा। कौन काम में आएगा? अणु काम में आएगा। दूसरी बात, अगर ये अणु काम में आएगा तो इन अणु के अंदर या तो वांडरवाल बल होंगे, वांडरवाल्स, या तो वांडरवाल्स बल होगा या फिर एच बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? एच बॉन्ड, ठीक है बच्चों। या तो वांडरवाल बल होगा या फिर कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा, ठीक है। कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस वांडरवाल बल और हाइड्रोजन बल, इन बंधों की प्रकृति के कारण ये आपका आणविक ठोस होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो मैं क्या कहूंगा? ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, जिसको मैं क्या कहूंगा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा हो गया अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा हो गया हाइड्रोजन आबंधित, H आबंधित, H
आबंधित आणविक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रकार हो गए, यानी कि आणविक ठोसों के अंदर अणु से मिलकर बना, और ये अणु के अंदर या तो वान डेर वाल्स बंद होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बंद होगा। इनकी प्रकृति के आधार पर इसको आणविक ठोस को तीन भागों में बांटा है, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और अज आबंधित आणविक ठोस। ठीक है बच्चों, ध्रुवीय क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। अगर मान लो आप किसी अणु को आयनों में तोड़ देते हो, किस में तोड़ देते हो, आयनों में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, ध्रुवीय। क्या कहलाएगा, ध्रुवीय। बात समझ में आ रही है ना, आयनों में टूटना ध्रुवीय, अगर आयनों में नहीं टूट रहा है अध्रुवीय। बात समझ में आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्रुवीय आणविक ठोस होता है, यानी कि इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आयंस होंगे, और उन आयनों के मध्य लगने वाला वान डेर वाल्स जो बल होता है, वह बल किस प्रकार का लगेगा, परबल बल लगेगा, और परबल लगेगा तो इसका मतलब द्विध्रुव अन्योन्य प्रक्रिया प्रदर्शित करेंगे। एम आई राइट? ठीक है, आगे की बात, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं आप लोगों से चर्चा करूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप किसकी चर्चा कर सकते हो, HCl की कर सकते हो। किसकी कर सकते हो, HCl की कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसी अपन बात करते हैं अध्रुवीय आयनिक ठोसों की। किसकी बात करते हैं, अध्रुवीय आयनिक ठोसों की, यानी कि ये नॉन पोलर हो, यानी कि इसके अंदर अणु कैसा नहीं रहेगा, आयनिक नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि वो आयनिक अवस्था में नहीं होगा। इसका मतलब इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है, वो बल कैसा रहेगा, परबल नहीं रहेगा, दुर्बल रहेगा। कैसा बल लगेगा, दुर्बल बल लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, फॉर एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, जैसे आयोडीन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो अणु होते हैं वो कौन से होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं। इसी तरीके से H आबंधित आणविक ठोसों की मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें ना तो वो आयनिक होता है, ना ही वो अनायनिक होते हैं। ओनली फॉर उन अणुओं के बीच में कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, H आबंधित आणविक ठोस। जैसे मैं फॉर एग्जांपल की बात कर लेता हूं, NH3 की बात कर लेता हूं, H2 की बात कर लेता हूं। ये सारे के सारे किस अवस्था में रहेंगे, सॉलिड अवस्था में रहेंगे। कौन सी अवस्था में रहेंगे, सॉलिड अवस्था में रहेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ा क्या है, ठोसों के प्रकार। फिर से ध्यान देना, एक बार एक नजर से देख लो एक बार कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, ज्यामिति के आधार पर, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। आणविक बलों के आधार पर चार प्रकार के, कौन से, आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, या फिर कौन से ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर कोई इसको एक बार सूट वगैरह करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक अपन लेकर आ रहे हैं क्रिस्टल जालक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के विश्लेषण का, और इससे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों, जो भी स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा ध्यान से सुनना, उस बात को बड़ा ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, चलो, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, देखो किसे कहते हैं क्रिस्टल जालक, बात करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्राफ का नाम सुना? मुझे एक बात बताओ, ग्राफ अगर आप लोग बनाते हो इस प्रकार से, ठीक है, देखो ये एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष हो गई, वाई अक्ष। अगर मैं इस तरफ एक रेखा निकालता हूं तो ये कौन सी हो जाती है, जेड अक्ष। ठीक है, अगर मान लो मैं अक्ष वाई जेड, क्या कह सकता हूं, अक्ष वाई जेड, तीनों अक्षों पर, अक्ष वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर, तीनों देखो अक्ष वाई जेड, ये रही अक्ष, ठीक है, ये रही वाई और ये रही जेड। ठीक है, अगर इन तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने से जो संरचना बनती है, उसी संरचना को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल जालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिस्टल जालक। लिख देता हूं मैं, अक्ष वाई जेड, तीनों अक्षों
तीनों अक्षों पर अवयवी कण को व्यवस्थित करने पर बनी संरचना क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्रिस्टल जालक कहलाती है। बात समझ में आ गई बच्चों? कौन सी जालक कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो क्रिस्टल जालक हो गया। अब देखो इस प्रकार से ये मेरे पास में घन का रूप मेरे पास में तैयार होता है। बात समझ में आ गई? अगर मेरे को एक बात बताओ, तीनों अक्षों की बात करूंगा, यहां पर मेरे पास में कोई अवयवी कण है, ठीक है? कौन सा कण है? अवयवी कण। ये लो, यहां पर मेरे पास में कोई अवयवी कण है, यहां पर मेरे पास में कोई अवयवी कण है, यहां पर मेरे पास में कोई अवयवी कण है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। यानी कि घन के आठों कोणों पर मेरे पास में कौन सी कण प्रेजेंट है? अवयवी कण प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई ना? कौन से कण? अवयवी कण। और इन यहां पर अवयवी कण, इस बिंदु को मैं कहता हूं जालक बिंदु। कौन सा बिंदु कहूंगा? जालक बिंदु। तो मैं क्या कह सकता हूं? क्रिस्टल जालक में, कौन से जालक में? क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किससे प्रदर्शित किया जाता है? अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं बच्चों? जालक बिंदु कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहली लाइन और ये सेकंड लाइन आपको समझ में आई क्या? एक बार फिर से देखना। अक्ष वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर बनी संरचना क्या कहलाती है? क्रिस्टल जालक कहलाती है। और क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? बिंदु से। और उस बिंदु को क्या बोलेंगे अपन? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने अवयवी कण अक्ष वाई, ये रहा अक्ष, ठीक है, ये अक्ष, ये वाई और ये अक्ष, ये तीन अक्ष हो गए। इनके तीनों अक्षों पर मैंने अवयवी कण बना दिया। ये आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक क्रिस्टल जालक का। ये कोना हो गया, इस कोने पर अवयवी कण था, उसको एक बिंदु से दर्शा रहे और इस बिंदु का क्या नाम दे रहे हैं? जालक बिंदु। क्या नाम दे रहे हैं? जालक बिंदु। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एकक कोष्ठिका। किसकी बात करेंगे? एकक कोष्ठिका क्या है? एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। देखो बच्चों, अगर ये परिभाषा समझ में आ गई ना आपको, तो इसकी परिभाषा भी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये चीजें छोटी छोटी तीन परिभाषाएं हैं, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गई ना, आगे की कहानी भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो एकक कोष्ठिका या इकाई सेल की चर्चा करते हैं। अपन इससे पहले किसकी चर्चा कर रहे थे? क्रिस्टल जालक की। तो मैं क्या कहूं कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, किसकी? क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको पुनरावृत करने पर किसका निर्माण हो? क्रिस्टल जालक का निर्माण। उस इकाई को एकक कोष्ठिका या फिर क्या बोलेंगे? इकाई सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकाई सेल। तो क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल जालक की, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी, वह छोटी से छोटी इकाई जिसे पुनरावृत करने पर, जिसे पुनरावृत करने पर, किसका? पुनरावृत करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण हो। क्रिस्टल जालक का निर्माण हो एकक कोष्ठिका कहलाती है। एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो
ये आप लोगों के सामने 3 परिभाषाएं हो गई। ठीक है, हाँ तो क्या बात, इकाई सेल के पैरामीटर की चर्चा कर रहे थे अपन। ठीक है, तो इकाई सेल के पैरामीटर में अपन लोग क्या बात कर रहे थे कि देखो अपने पास में 3 अक्ष है, ये देखो इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हो गया अपना एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। मैं इसको भुजा ए कह सकता हूं, ये भुजा बी हो गई, ये भुजा क्या हो गई मेरे पास में सी हो गई, 3 भुजा हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, ए और बी के बीच में कोण बनता है, कोई ना कोई कोण है कि नहीं? मैं ये कहूंगा यहां पर कौन सा कोण है, अल्फा कोण है। ठीक है, इसी तरीके से बी और सी के बीच में कौन सा कोण है, मैं ये कहूंगा बीटा कोण है। ठीक है, और इसी तरीके से ए और सी के बीच में कौन सा कोण है, गामा कोण है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कि इन भुजा कितनी हो गई, 3। बताओ कोण कितने हैं, 3। बताओ 3 भुजा, 3 तो क्या है भुजा, प्लस 3 क्या है कोण। बताओ दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 6। ये 6 कहलाता है पैरामीटर। क्या बोलते हैं इसको, पैरामीटर। ठीक है, तो इकाई सेल के पैरामीटर कितने होते हैं, 6 होते हैं प्यारे बच्चों। इस बात को ध्यान में रखना, जिसमें से 3 तो भुजा के होते हैं। ठीक है, ये 3 तो भुजा, ये पैरामीटर कहलाते हैं, और 3 ये कोण, इसके क्या कहलाते हैं, पैरामीटर कहलाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल के प्रकार यानी कि इसको कितने भागों में अपन डिवाइड करते हैं। इकाई सेल के प्रकार प्यारे बच्चों, ये जो अपनी इकाई सेल होती है ना, ठीक है, इसको 2 रूपों में बांटते हैं। मुख्य रूप से इकाई सेल के प्रकार, ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है सरल घनीय एकक कोशिका। बच्चों इसको एकक कोशिका या इकाई सेल भी कह सकते हो, सरल घनीय इकाई सेल। ठीक है, या सरल घनीय एकक कोशिका, इसको बोलते हैं SCC। ठीक है, क्या बोलते हैं, SCC। अब अपन इसमें क्या बात करेंगे, अपन बात करेंगे सरल घन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सरल घन की चर्चा करेंगे। ठीक है, सरल घन कैसे हो सकता है कि देखो ये मेरे पास में एक इस प्रकार से ये घन बना दिया मैंने, बना दी है ना। इसमें अवयवी कण कहां प्रेजेंट होंगे, कोणों पर। ये देखो इस प्रकार से, कोणों पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बच्चों कि ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। सरल घनीय एकक कोशिका किसे कहते हैं कि इसमें अवयवी कण घन के कोणों पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित होते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक बात तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है, एक आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कणों की संख्या, ठीक है, यानी कि घन के कोणों पर अवयवी कण तो है, लेकिन कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। आगे बात समझ में। तो संख्या निकालने के लिए आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है। मुझे एक बात बताओ, घन के कोण कितने हैं, 8। कितने कोण हैं, 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। घन के कोण कितने हो गए, 8 हो गए। मुझे एक बात बताओ कि इस 8 कोणों में से एक कोणा अवयवी कण का 1/8वां भाग लेता है। कितना भाग लेता है, 1/8वां भाग लेता है। बात समझ रहे हो ना, क्या कि घन के कोणों पर अवयवी कण होते हैं, और अवयवी कण एक कोने पर अपना 1/8वां भाग रखता है। तो अब कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1/8 गुणा 8, 8 एकम 8, यानी कि कितने कण हो गए, 1। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सरल घनीय एकक कोशिका जो होती है उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बात समझ में आ गई ना। यहां से अपन संकुलन दक्षता निकालेंगे, तब जाकर अवयवी कणों की संख्या के बारे में अपन लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी। उस वक्त ध्यान में लेना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। तो मैं यहां पर बता देता हूं आपको। दूसरी बात, दूसरा टाइप देखेंगे अपन। दूसरा टाइप ये देखते हैं कि सरल हो गया। अब दूसरा देखो, केंद्रीय। कौन सा, केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका। केंद्रीय घनीय एकक कोशिका
यानी कि जो अवयवी कण थे कुछ देर पहले सरल के अंदर तो ओनली कोणों पर होते हैं, लेकिन केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में कहां हो सकते हैं? देखो इधर देखना प्यारे बच्चों कि ये फिर से मेरे पास में एक घन है, ये देखो हो गया। अगर इसके कोणों पर अवयवी कण रहेगा ना तो वो सरल कहलाएगा, लेकिन कोणों के अलावा इनके केंद्र पर या तो घन के बीच में आ जाए, ठीक है, या फिर घन में क्या है? फलक है, तो फलकों पर आ जाए, ठीक है। तो ये कौन सा कहलाएगा? केंद्रीय। और इसको 3 भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। सबसे पहला काय केंद्रित, काय या अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं BCC। आगे बात समझ में, क्या बोलते हैं इसको? BCC। अब देखो ये घन है मेरे पास में, काय या अंतः का मतलब घन के अंदर, तो यहां कोणों के अलावा इसके बीच में रहेगा, तो इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण की संख्या, ठीक है। अवयवी कणों की संख्या भाई कोणों पर 1/8वां हिस्सा है, टोटल 8 है, प्लस बीच में कितना है? 1, 8 एकम 8, यानी कि टोटल कितने हो गए? 2। बात समझ में आ गई? फिर से देखो काय या अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या है? यानी कि इसमें अवयवी कण घन के कोणों के साथ साथ घन के मध्य में भी स्थित होगा, ठीक है। लेकिन जब विकिरण खींचोगे ना आप, ऐसा विकिरण निकालोगे ना, तो विकिरण में ये घन बीच वाला ये आपस में क्या करेंगे? स्पर्श करेगा। क्या करेगा आपस में? स्पर्श। दूसरा फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं FCC। क्या बोलते हैं? FCC। अब मुझे एक बात बताओ, एक घन के फलक कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। तो घन के कोणों के साथ साथ अवयवी कण फलकों के मध्य स्थित होंगे, फलकों के केंद्र में स्थित होंगे। तो अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? कि कोणों पर यानी कि 1/8 गुणा 8 प्लस फलक की बात करो तो फलक में कितना लोगे आप? हाफ लोगे, तो 1/2। बताओ टोटल फलक कितने होते हैं? 6, ठीक है। 8 एकम 8 और 3 दूनी 6, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 4। ये अवयवी कणों की संख्या हो गई। बात समझ में आ गई ना? FCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी? 4। BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी? 2। और SCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी? 1। बात समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं तीसरा C की चर्चा करते हैं, ठीक है। C की चर्चा मैं आप लोगों से यहां कर लेता हूं। देखो इधर देखो, C अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, अंतर शब्द आते हैं, यानी कि इन्हीं 2 फलकों की चर्चा कर रहा है, यानी कि या आमने सामने वाली ये फलक ले लेगा, या आमने सामने वाली ये फलक ले लेगा, या ये आमने सामने वाले फलक लेगा, किन्हीं 2 फलकों की चर्चा करेगा, ठीक है। तो 2 फलकों की चर्चा करेगा, तो इसका मतलब इसमें अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या, इसमें अवयवी कणों की संख्या निकालोगे। कैसे निकालोगे भाई? 1/8 गुणा कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस फलक के बाद मैंने कितना बोला था? हाफ, 1/2। कितने फलकों की चर्चा हो रही है? 2 फलकों की। ये कितना हो गया? 2। बताओ 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल। ये कितनी बार? एक बार, ये भी एक बार, 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2। तो ये क्या हो गए? अवयवी कणों की संख्या हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये आज अपन लोगों ने पढ़ा क्या है? ओनली ठोसों के प्रकार के बारे में चर्चा की, उसके बाद में क्रिस्टल जालक, ठीक है, उसके टाइपों की अपन लोगों ने चर्चा की है, ठीक है। तो सारे बच्चों वीडियो आप लोग कंप्लीट देखें। हमारा एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर करना ना भूलें। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें। दैट्स ऑल।